डॉक्टर श्री मेडिकल साइंस सेंटर से एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजॉर्डर्स नेजल ब्लीडिंग या इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। क्या है एपिस्टैक्सिस, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं एनाटॉमी के स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को। नोज के बाद ये अपर पार्ट लिप हो गई और यहाँ पर हो गया पैलेट, यूला, अपर पैलेट, फिर यहाँ पर नोज का अपर पार्ट, यहाँ आई का पार्ट हो गया, फोरब्रेन, सिबली फ्रॉम पैलेट, और इधर फिर आ गई फिर फेरिंग्स की पार्ट आ गई, इधर ओरल कैविटी का पार्ट आ गया। यहाँ पर ओरल फेरिंग्स होता है, यहाँ नेजो फेरिंग्स होता है, और यहाँ से ऊपर में यहाँ नेजल कैविटी होता है, नेजल कैविटी, और सेप्टम यहीं तक होता है, यहाँ सेप्टम होता है, यहाँ पर नेजल बोन हो गया। इस नोज में जैसा कि एनाटॉमी में पढ़े होंगे हम लोग कि यहाँ पर बहुत सारे आर्टरी, 5 या 6 आर्टरी एक साथ आकर के उसका इकट्ठा होता है। जैसे एथिवाडल आर्टरी का ब्रांचेज, पोस्टीरियर एथिवाडल आर्टरी का ब्रांचेज, फ्रंटल आर्टरी का ब्रांचेज, ये फेसियल आर्टरी का ब्रांचेज, मैक्सिलरी आर्टरी का ब्रांचेज, पेलेटाइन आर्टरी का ब्रांचेज, ये सब आकर के यहाँ पर इकट्ठा होता है इस जगह पे। फिर उस तरह से यहाँ पे भी एक एरिया होता है, एक एरिया नंबर 1 यहाँ पे होता है, नंबर 2 यहाँ, 2 जगह ऐसा नोज का एरिया होता है ना जहाँ पर कि ब्लड वेसल्स ज़्यादा इकट्ठा होता है। यहाँ पर क्या होता है, पोस्टीरियर एथिवाडल आर्टरी का ब्रांचेज, फिर पेलेटाइन आर्टरी का ब्रांचेज, और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है फेरिंजियल आर्टरी का ब्रांचेज। फेरिंजियल आर्टरी का ब्रांचेज यहाँ पर आकर के करता है, इसको ब्लड सप्लाई करता है। तो खैर, तो नोज में 2 ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कि ब्लड वेसल सुपरफिशियल होता है। याद रखिएगा, नोज में 2 एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एरिया। तो और जो फर्स्ट एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग लिटिल एरिया। एक साइंटिस्ट के नाम पे है, नॉट लिटिल मीन्स स्मॉल, इसका लिटिल मतलब स्मॉल नहीं होती है, यहाँ लिटिल मतलब साइंटिस्ट के नाम पे है। तो पहला जो एरिया जो यहाँ पर खोज किया गया था ये लिटिल एरिया के नाम पे है, और दूसरा जो एरिया है वुडरफ बोलते हैं इसको, वुडरफ। ठीक है, तो 2 एरिया होता है नोज में जहाँ पर कि ब्लड वेसल सुपरफिशियल होता है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं से नोज के ही किसी न किसी पार्ट से या तो आर्टरी यहाँ का डिस्टर्ब हुआ हो या आर्टरी यहाँ का डिस्टर्ब हुआ हो, या फिर कभी कभी यहाँ का डिस्टर्ब हुआ हो, यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ हो, सेप्टम का डिस्टर्ब हुआ हो। तो किसी भी कारण से जब नोज से ब्लीडिंग होती है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। दूसरी बात है, अगर ये ब्लीडिंग कहीं इधर से होते हुए, ओरोफेरिंग से होते हुए, और अगर माउथ से आता है तब भी एपिस्टैक्सिस ही कहलाता है, क्योंकि ये कहलाया जो सेकेंड एरिया जिसको हम लोग पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं, ये एंटीरियर पार्ट हो गया। तो एपिस्टैक्सिस में ब्लीडिंग नोज से आती है। ये ब्लीडिंग कहाँ से होता है, तो सबसे पहला सबसे ज़्यादा एंटीरियर पार्ट से आता है, जिसको हम लोग लिटिल एरिया या कीसल बैक प्लेक्सस बोलते हैं, कीसल बैक प्लेक्सस। दूसरा, ये ब्लीडिंग सेप्टम के डिजॉर्डर से आ सकता है, सेप्टम से ब्लीडिंग हो सकती है, नेरिस के लेयर से हो सकती है, या फिर ये उड्रफ एरिया से ब्लीडिंग से हो सकती है। ये सबसे ब्लीडिंग कहीं ना कहीं से आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। इस एपिस्टैक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड, 2 टाइप का बनाया गया है। एक बोला गया है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, जो दूसरा पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। जो एंटीरियर मतलब कि लिटिल एरिया से जो ब्लीडिंग होगी तो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। जब पोस्टीरियर, जब उड्रफ एरिया से ब्लीडिंग होगी तो उसको हम लोग पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस कहते हैं। ध्यान दीजिए गौर से, लिटिल एरिया एपिस्टैक्सिस, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस जो नोज के आगे की पार्ट से ब्लीडिंग होती है, इसलिए उसको एंटीरियर एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। ये पीछे वाली पार्ट से आती है, उसको हम लोग पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस कहते हैं। लेकिन दोनों में एपिस्टैक्सिस ही होता है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस मोस्ट कॉमन है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस की अपेक्षा। अब बात आते हैं, तो इसका मतलब 2 एपिस्टैक्सिस हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर। बात आते हैं हम लोग इटियोलॉजी पर। इटियोलॉजी क्या हो सकती है, इसका इटियोलॉजी तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस को हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस
उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। यानी हाइपरटेंशन से जब भी ब्लीडिंग होती है, याद रखिएगा पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसका रीज़न यह है, ये जो कैरोटिड आर्टरी से ब्लड जाता है उसका एक ब्रांचेज फ्रेंजियल आर्टरी निकलता है। फ्रेंजियल आर्टरी का जो ब्रांचेज है वह आता है उड्रा फेरिया पे आती है और एक चला जाता है वह ब्रेन की तरफ। अगर बीपी बढ़ेगा सपोज दैट, तो अगर इधर की तरफ ब्लड सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रेन हेमरेज हो सकती है। लेकिन अगर सप्लाई इधर की अगर हो गई तो ब्रेन हेमरेज से बचा जाता है और नोज से ब्लीडिंग होकर रह जाता है। तो डॉक्टर बोलता है या कोई भी कि लाख सूत्र था कि नाक से ब्लीडिंग होकर रह गई, वरना अगर इधर की तरफ जाती तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसलिए क्या होता है ना कि एपिस्टैक्सिस होना मतलब हाइपरटेंशन में एक सही संकेत ही माना जाता है। क्यों सही संकेत माना जाता है कि अगर बीपी बढ़ा और अगर कहीं ब्रेन की तरफ चला जाता तो ब्रेन हेमरेज हो सकती थी। याद रखिए इस चीज़ को। तो नेक्स्ट पॉइंट वाला बात चल रहे थे हम लोग एंट्री। अब तो कॉज क्या क्या हो सकती है, लोकल कॉज क्या क्या हो सकता है, डीएनएस हो सकता है, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, उससे आर्टरी में कंप्रेशन होगी एक तरफ, पॉलिप हो सकता है। पॉलिप में क्या होता है कि आर्टरी में खिंचाव होता है किसी न किसी जगह से। अगला रिकरेंट राइनाइटिस हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन से वायलेंट स्नीजिंग होगी, स्नीजिंग होगी तो म्यूकस में क्या होगी, रप्चर होगी। अगला ड्राइनेस हो सकता है, अगर ड्राइनेस बहुत कोल्ड एयर हो या बहुत हॉट एयर है, ड्राइनेस होने से म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ड्राई होता है और इसके कारण भी वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ज़्यादा हॉट एयर के कारण भी ये क्या हो सकता है, रप्चर कर सकता है। ज़्यादा कोल्ड एयर, ज़्यादा हॉट एयर, इसे रप्चर कर सकता है। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी के जाने के कारण या फिर एक्सटर्नल एजेंट की वजह से या ब्लीडिंग होती है। अगला ट्रॉमा, चोट लगने के कारण भी यहाँ से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर इन्फेक्शन बता दिया आपको। जेनेटिक कुछ कॉज भी होता है जिसके कारण भी ब्लीडिंग होती है। ये सब कुछ जो कॉज होता है ये लोकल कॉज में आता है कुछ। हाँ, यहाँ पे बता दिए आपको पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस का कारण क्या बता दिया आपको, हाइपरटेंशन बता दिए। नेक्स्ट कॉजेज डायबिटीज मेलाइटस, इसके कारण भी ब्लीडिंग होने का टेंडेंसी होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसके कारण भी ब्लीडिंग होता है, उड्रा फेरिया से ब्लीडिंग होती है इस केस में। अगला कॉजेज अगर बायोक्लोटिन फैक्टर की डिफिशियंसी होगी तब भी ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन सी, विटामिन के डिफिशियंसी से ब्लीडिंग होती है, यह क्योंकि हेमरेज को रोकता है ना विटामिन वो। अगला है लीवर डिजीज, लीवर डिजीज के कारण भी ब्लीडिंग होती है क्योंकि लीवर क्लॉटिंग फैक्टर को डेवलप करता है, इसके कारण भी ब्लीडिंग होती है। तो विटामिन डिफिशियंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, के चाहे सी, इसके कारण भी ब्लीडिंग होने का टेंडेंसी होता है। अगला है कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम की कमी होने पर भी, क्योंकि आपको मालूम है कि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है, इसके कारण भी ब्लीडिंग होती है। यानी कि हम लोग इतना देख लिए कि ब्लीडिंग होने का बहुत सा रीज़न है जिसके कारण नोज से ब्लीडिंग हो सकता है। अब बात आते हैं सिम्टम पे। ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट को क्या क्या सिम्टम होगी। पहला, नोज में इरिटेशन होगी, नोज में हैवीनेस होगी, उसके बाद पेन भी हो सकता है पेशेंट के साथ, बार बार अबडोमिनल फीलिंग होगी, उसको स्नीजिंग जैसा सेंसेशन होगा, हेडेक होगा, हेडेक, उसके बाद वीकनेस महसूस होगा पेशेंट को। क्यों महसूस होगा, ब्लीडिंग होने के कारण जब ब्लड लॉस होता है तब पेशेंट को ऐसा सिम्टम अपेयर होती है। ब्लड, याद रखिएगा, नोजल ब्लीडिंग इतना नहीं होता है कि पेशेंट शॉक में चला जाए, याद रखिएगा। नेजल ब्लीडिंग में पेशेंट बहुत कॉन्शियस हो जाता है तुरंत, इसलिए क्या होता है कि पेशेंट में शॉक नहीं होता है, लेकिन इतना है कि एनीमिया हो सकता है। तो नेजल इसमें सिम्टम में ये आपको मिलेगा। साइन में क्या मिलेगा, नोज के अंदर आप देखेंगे राइनोस्कोपी से तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे अपीयरेंस मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट में एनीमिया होगा या शॉक होगा। शॉक कब होगा, जब हैवी ब्लीडिंग होगी तब शॉक होगा, नहीं तो फिर एनीमिया होगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी ब्लीडिंग के बाद, पहले बीपी बढ़ने से हुआ था फिर घट सकती है। अगला आता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहला है राइनोस्कोपी, राइनोस्कोपी से देख सकते हैं। दूसरा है राइनो इंडोस्कोपी, राइनो इंडोस्कोपी से क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। इसके बाद राइनो इंडोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग पता लगा लेते हैं साइड का, जब ये हम लोग पता लग जाता है इन्वेस्टिगेशन। हाँ, और उसका BT CT करा के देख सकते हैं, बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लेटलेट काउंट घटा हुआ रहेगा,
कैल्शियम डिक्रीज रहेगा, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रह सकता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ रह सकता है। ये सब करा के हम लोग देख सकते हैं पेशेंट को एपिस्टैक्सिस पे। ऐसे ऐसे BT-CT वगैरह ज़्यादा हम लोग देख लेते हैं पेशेंट को ज़्यादातर किस तरीके SGPT देख लेते हैं, लिवर डिजीज के देखने के लिए देख लेते हैं, HB परसेंटेज देखते हैं कि आगे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक कॉज और भी याद रखिएगा, पॉलीसाइथेमिया से भी नोज ब्लीडिंग होता है। अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाएगी ना, अगर 18 ग्राम पर डी ज़्यादा हो जाती है तब भी ब्लीडिंग होती है, नोज ब्लीडिंग होती है, याद रखिएगा। इस तरह के अब आते हैं बात मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं लोग, सबसे पहला मैनेजमेंट क्या करते हैं, पेशेंट को बैंडेज देते हैं, नोज पिंच करेंगे हम लोग, यहाँ पर आइस का अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, नेजल पैकिंग करेंगे। नेजल पैकिंग करने की वजह से पैकिंग करते हैं, उसका बताएंगे आपको वीडियो में कि कैसे हम नेजल पैकिंग करते हैं। तो नेजल पैकिंग करने के सबसे पहले वो क्या करते हैं कि पेशेंट को नोज पिंच करके छोड़ देते हैं, ग्लिसरीन डाल देते हैं नोज में ताकि वह मॉइस्ट रह सके। और उस समय क्या कर सकते हैं, तुरंत ब्लीडिंग हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, तो तुरंत हम लोग विटामिन सी का अप्लाई कर सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं उसको, हम लोग नींबू का पानी घोल के तुरंत दे सकते हैं उसको, क्योंकि विटामिन सी से ब्लीडिंग जल्दी रुक जाती है। ये सब ब्लीडिंग को रोकने के लिए अच्छा तरीका सब है। एलोपैथिक मेडिसिन में ट्रेनेक्सा MF या क्लॉट, ये हम लोग या तो टैबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं, चूँकि पेशेंट को बचाना है हमें अभी। बाकी होम्योपैथी मेडिसिन में मेलिफोलियम बहुत अच्छी दवा है, फॉस्फोरस ये दवा चलाते हैं, बाकी कंस्टिट्यूशन के अनुसार चलाते हैं। मेलिफोलियम ये हम लोग नंबर 1 पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं दवाई को। ये हम मेरा था एपिस्टैक्सिस। बाकी बातें नेक्स्ट डे। बीपी अगर बढ़ा रहता है तो बीपी को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग मेडिसिन को हम लोग चलाते हैं, मेडिसिन और बीपी को कम करने की दवा देते हैं। इस तरह से अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अनुसार हम लोग अलग अलग हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।